हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस। माय नेम इज़ अमित। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है इसमें मैं आपको मैथमेटिक्स की जो PYQ सीरीज़ है उसकी क्लास नंबर 4 करवाने वाला हूँ। 3 क्लासेस हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासेस को देख सकते हैं। आप इन क्लासेस को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अब जो मैं आपको ये PYQ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना, ये आपके जो लेटेस्ट सीटेट हुआ था जो कि दिसंबर 2022 से आपका फरवरी 2023 तक चला था, ये वो वाले क्वेश्चंस हैं। तो आप समझ सकते हैं ये आपके लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि सेम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, सेम जो पैटर्न है वो रिपीट होते हैं। इसलिए आप इन क्लासेस को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो 20 अगस्त को है। और अब हम ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रैक्टिस सेट है, ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं वो करने वाले हैं। तो आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला के कितने बड़े अक्षरों में घूर्णी सममिति, जिसे बोला जाता है रोटेशनल सिमेट्री होती है। देखिए, मैंने आपको पहले सिमेट्री के बारे में बताया था, सिमेट्री क्या होती है। तो सिमेट्री में मैंने आपको बताया था, कोई भी एक ये डायग्राम है, ठीक है। जैसे मान लो ये स्क्वायर है आपके पास, तो जब आप इसको बीच में से एकदम कट करेंगे ना, तो बीच में से कट करने के बाद ये दोनों एक दूसरे पर, या आप इसको बीच में से मोड़ते हैं तो ये एक दूसरे के ऊपर एकदम परफेक्ट बैठेंगे, एकदम कंप्लीटली फिट बैठेंगे एक दूसरे के ऊपर। तो उसको बोला जाता है सिमेट्री, यानी कि सममिति। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है आपकी घूर्णी सममिति की, जिसे हम बोलते हैं रोटेशनल सिमेट्री। तो अब आपको पता होना चाहिए कि रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है। तो देखिए, रोटेशनल सिमेट्री का मतलब क्या होता है। रोटेशन का मतलब तो आप समझते होंगे, यानी कि घुमाना, किसी भी चीज को रोटेट करना, समझ गए ना आप। तो अब देखिए, रोटेशनल सिमेट्री का मतलब है, जैसे आप ये मानिए आपके सामने एक ये क्या है, एक वर्ड है एच। मैंने एक वर्ड दिया आपके सामने एच, और इसको सेंटर से, यहां से मैं पकड़कर क्या कर रहा हूं, मैं इसको घुमा रहा हूं। तो पहले मैंने क्या किया, इसको 90 डिग्री घुमाया। तो जब मैं इसको 90 डिग्री घुमाऊंगा तो आपको ये ऐसा दिखेगा, ऐसा ही दिखेगा ना। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, फिर से 90 डिग्री घुमाऊंगा। और जब मैं इसको फिर से 90 डिग्री घुमाता हूं ना, तो ये क्या करेगा, आपको ऐसा दिखेगा। तो ये आकृति और ये आकृति क्या हो गई, आपकी सेम हो गई ना। इसको बोला जाता है घूर्णी सममिति, रोटेशनल सिमेट्री। यानी कि जब कोई आकृति है ना, घुमाने के बाद सेम टू सेम पहले जैसी दिखती है ना, तो वो आपका क्या कहलाएगा, घूर्णी सममिति कहलाएगी, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के कितने बड़े अक्षरों में पाया जाता है। यहां पर आपको एक चीज और याद रखनी है। देखिए, मैंने आपके पास ये ए लिया, ठीक है। अब मैं इसमें आपसे अगर पूछता हूं अगर इसमें रोटेशनल सिमेट्री है या नहीं है, तो नॉर्मल सी बात है। देखिए, आप क्या करोगे, आप इसको ए को घुमाएंगे। तो आपने पहले क्या किया, ए को इस तरीके से घुमाया। उसके बाद क्या करेंगे, आप ए को इस तरीके से घुमाएंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, आप ए को इस तरीके से घुमाएंगे। और लास्ट में ये क्या बन जाएगा, फिर से घुमाने के बाद सेम टू सेम ऐसा ही बन जाएगा ना। लेकिन देखिए, आप याद रखिए, अगर इस तरह की जो सममिति होती है तो आपको सभी में मिलेगी। भाई नॉर्मल सी बात है, आप अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और वापस घूम कर अगर यहाँ पर आएंगे तो ये तो आपको हर वर्ड के अंदर मिलेगी ना, ठीक है। तो हम इसको कर देते हैं इग्नोर, ये मानिए आप, ठीक है। अब जो कंप्लीटली 360 घूमने के बाद बनती है ना, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो 360 से पहले अगर हमारी रोटेशनल सिमेट्री बनती है ना, तो हम उसको काउंट करते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के कितने बड़े अक्षरों में होती है। तो देखिए, आप समझिए, आपने ए से स्टार्ट किया, तो मैंने बताया ना, जब आप ए को वापस 360 डिग्री घुमाएंगे ना, तभी ये सेम टू सेम बनेगा, उससे पहले नहीं बनेगा। तो ये आपका काउंट नहीं होगा, ठीक है। बी को उठा लीजिए, आप नॉर्मल सी बात, आप बी को बनाकर देखेंगे तो आप 90 डिग्री घुमाएंगे, फिर क्या, उसके बाद 180 घुमाएंगे, फिर 270 और फिर 360। तो 360 घूमने के बाद ही ये आपको सेम टू सेम नजर आएगा। तो ये भी आपका नहीं होगा। इसी तरह आपका जो सी है ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद डी देखिए आप, ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि ये सारे आपके 360 घुमाएंगे ना, तब आपको सेम आकृति मिलेगी, उससे पहले नहीं मिलेगी। जैसे आपने डी को घुमाया, तो आप डी को घुमाएंगे तो नेक्स्ट टाइम कैसा दिखेगा, डी आपको ऐसा ही दिखेगा ना, इस तरह से। उसके बाद आप फिर से घुमाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, है ना। और उसके बाद अगर फिर से घुमा रहे हैं तो ये ऐसा बन जाएगा। और लास्ट में एक बार और घुमाएंगे तब जाकर ये बनेगा, यानी कि 360 घुमाने पर ही बन रहा है, तो इसको काउंट हम नहीं करेंगे। एफ है, इसको भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी 360 घूमने के बाद बनेगा। इसी तरह जी भी काउंट नहीं होगा। अब आइए आप एच के ऊपर।
नॉर्मल सी बात है, एच का एग्जाम्पल मैं आपको दे भी चुका हूँ। ये कितने पर बन जाता है, 180 डिग्री के ऊपर बन जाता है, तो इसको हम काउंट करेंगे। इसी तरह से जो आपका आई है ना, आई भी क्या होगा, एक ऐसा होगा, नेक्स्ट के बाद उसके बाद फिर ऐसा होगा, तो यहाँ पर ये फिर बन गया, तो यानी कि इसको भी हम काउंट करेंगे क्योंकि 360 डिग्री से पहले ही बन गया ये, ठीक है। जे है, इसको काउंट नहीं करेंगे, के नहीं होगा काउंट, एल भी नहीं होगा, एम भी नहीं होगा, उसके बाद एन पर आइया, एन आपका काउंट होगा, ठीक है। ओ है, वो भी आपका क्या होगा, काउंट होगा। पी है, नहीं होगा आपका काउंट। क्यू नहीं होगा, आर भी नहीं होगा, एस ये आपका काउंट होगा। आप घुमाकर देखिए, ये आपका बन जाएगा 180 डिग्री के ऊपर ही, ठीक है। टी है, वो भी नहीं बनेगा, यू नहीं बनेगा, वी नहीं बनेगा, डब्ल्यू भी नहीं बनेगा, उसके बाद है एक्स, एक्स आपका बन जाएगा, वाई भी आपका नहीं बनेगा, जेड आपका बन जाएगा, ठीक है। तो अब आप काउंट कर लीजिए, ठीक है। नहीं बनने का कारण मैंने आपको बता दिया है, हम क्यों काउंट नहीं कर रहे हैं। अब आप काउंट कीजिए, आपका जेड बना 1 2 3, उसके बाद 4 5 6 और 7, केवल 7 ऐसे हैं जिनके अंदर आपकी घूर्णन सिमेट्री यानी कि रोटेशनल सिमेट्री होगी, ठीक है। तो आप यहां पर देखिए, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी, ठीक है, यानी कि 7। आगे चलते हैं, आप समझ गए होंगे आसानी से, आगे बढ़ते हैं। एक 12 सेंटीमीटर लंबी और 8 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार सीट के सभी कोनों में 3 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग काटे गए हैं। इस प्रकार से सीट का क्षेत्रफल किस में बताना है आपको, सेंटीमीटर के अंदर बताना है कि कितना होगा। तो देखिए, ये आपके पास क्या है, एक आयत है आपके सामने, ठीक है। आयत के बारे में आपको अच्छे से पता है, इसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और हर एक जो कोण है, जो एंगल है, वो कितना होता है आपका 90 डिग्री होता है, ये आपको पता है। तो देखिए क्या बोला गया है कि 12 सेंटीमीटर तो इसकी लेंथ है और 8 सेंटीमीटर क्या है, इसकी ब्रेड्थ है। अब आपको आयत का क्षेत्रफल अच्छे से पता है, मैंने आपको बताया था। जो आयत का एरिया है ना, वो क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है आपकी 12 और चौड़ाई कितनी है 8, तो कितना हो गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, 12 96, यानी कि 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हो गया। अब देखिए आप क्या बोला है उसके बाद, आयताकार सीट के सभी कोनों में, तो कितने कोने यहाँ पर 4 है ना, सभी कोनों में 3-3 सेंटीमीटर का बनाया गया है, वर्ग काटा गया है, वर्ग यानी कि स्क्वायर। और आपको अच्छे से पता है स्क्वायर की क्या होती हैं, सभी भुजाएं समान होती हैं। तो 3 सेंटीमीटर ये, 3 सेंटीमीटर ये और 3 सेंटीमीटर ये। तो इस तरीके से आपकी चारों जो भुजाएं ना, वो 3-3 सेंटीमीटर की हैं। अब आपको पता होना चाहिए, जो आपका स्क्वायर है, जो वर्ग है, वर्ग का एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। मैंने आपको बताई थी ये चीजें। तो भुजा कितनी है आपकी 3 और इंटू में 3, तो क्या हो गया आपका 9 हो गया ना, 9 हो गया ना, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये आया है आपके एक वर्ग का, लेकिन इसने क्या बोला है सभी कोनों में। तो टोटल कितने हो गए आपके 1 2 3 और 4। तो आप क्या करेंगे, 9 को 4 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई और करेंगे, तो कितना आएगा आपका 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नॉर्मल सी बात है, टोटल आयत का भी आपके पास है, जो स्क्वायर काटे हैं उसका क्षेत्रफल भी आपके पास है। तो शेष सीट का कितना होगा, जो रिमेनिंग इसने बोला है कितना हो जाएगा, 96 में से आप 36 को क्या कर देंगे माइनस, कितना आ जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। एकदम इजी क्वेश्चन था। अगर आपको फॉर्मूलेज याद है ना, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन बेहद ही इजी है, याद रखना आप, ठीक है। तो जाने से पहले ये जो फॉर्मूला है इनको एक बार रिवाइज कर लेना आप, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, आंसर नंबर बी। आगे चलते हैं, निम्नलिखित पैटर्न में आगे क्या आएगा। देखिए, जो रीजनिंग का टाइप का क्वेश्चन है ये, और अगर आप मैथमेटिक्स के अंदर देखते हैं तो ये आपका पैटर्न में काउंट होता है। और ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनको करने के काफ़ी तरीके होते हैं। ये माइंड पे डिपेंड करता है हर इंडिविजुअल पर, अब वो किस तरीके से सोचता है। तो यहाँ पर आप देखिए, अब यहाँ पे 1 है, एक की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, सभी को पता है। तो मैं क्या करूँगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या आएगा 1 आएगा। इसी तरह 2 की वैल्यू, बिग की वैल्यू क्या होती है आपकी 2 होती है। मैं 4 को क्या कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। इसी तरीके से 6 की वैल्यू क्या होती है 3। अब आप 9 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा 27। इसी तरीके से डिग की वैल्यू क्या होती है 4, और आप क्या करेंगे 16 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा 64। अगर आप देखते हैं यहाँ पर 1 आ रहा है, उसके बाद यहाँ पर क्या आ रहा था आपका 2, उसके बाद क्या आ रहा था 3, फिर 4, इसका मतलब 5 आएगा, यानी कि ई आएगा आपका। और यहाँ पर जब मैं 5 करता हूँ तो इस साइड देखिए आप, यहाँ पर क्या है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 5 का स्क्वायर यानी कि 25। और जब मैं 25 को 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 125, यानी कि आंसर नंबर सी। अब एक दूसरा तरीका देखिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं। कोई किस तरीके से करेगा, यहाँ पर देखिए आप 1A1 लिखा हुआ है,
4B 8 लिखा हुआ है, उसके बाद 9C 27 लिखा हुआ है, और इसी तरह से आपका 16D 64 लिखा है। अगर आप अच्छे से देखते हैं तो इसमें देखिए आप 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, ये 1 का क्यूब लिख सकते हैं आप, ये आपका स्टेज है, ठीक है। इधर देखिए आप, यहाँ पर आप क्या करेंगे, b की वैल्यू क्या है, 2 है, तो एक साइड तो 2 का स्क्वायर कर दिया, और 8 में क्या कर दिया, 2 का क्यूब कर दिया। यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, 3, तो यहाँ पे तो 3 का स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया, 3 की क्यूब कर दी। और इसी तरीके से d की वैल्यू क्या है, 4, तो यहाँ पे 16 कैसे आया, 4 का स्क्वायर, और 64 कैसे आया, 4 का क्यूब। और इसी तरीके से हम e में जाएंगे, तो e में क्या होता है आपका 5, और 5 के अंदर यानी 5 का स्क्वायर और 5 का ये आपका क्यूब, तो आंसर क्या जाएगा, 25E 125, ठीक है, इनके आंसर नंबर सी। तो देखिए ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड होता है कि वो किस तरीके से सोचता है, हमें सिर्फ और सिर्फ हमारा करेक्ट आंसर चाहिए, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, निम्न में से कौन सी एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां नहीं हो सकती, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल की। तो यहां पर आपको राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, ठीक है। ये है आपकी राइट एंगल ट्रायंगल। अब नॉर्मल सी बात है, आपको पता होना चाहिए, अब इसके अंदर एक जो एंगल है ना वो कितना होता है, आपके 90 डिग्री का होता है, और इस 90 डिग्री वाला जो एंगल है इसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है ना वो आपकी हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एच से डिनोट करते हैं, हाइपोटेन्यूज बोला जाता है, ठीक है। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या कंडीशन होती है, अगर इसकी किसी भी दो भुजाओं के स्क्वायर का योग तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है, ये होती है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर कंडीशन। यानी कि किसी भी दो भुजाएं, यानी कि आपने ए ले लिया, इसका स्क्वायर प्लस में जो दूसरी भुजा ले लिया आपने उसका स्क्वायर, और इन दोनों का योग क्या होगा, आपकी तीसरी भुजा के स्क्वायर के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये होती है आपकी राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन। अब आप ये कंडीशन यहां पर लगा के देखिए। अब आपने यहां पर क्या किया, 15 का स्क्वायर किया, क्या आया आपका 25, प्लस में आप 8 का स्क्वायर क्या आएंगे करेंगे, क्या आएगा 64, और इस साइड आपका क्या बचा हुआ है 17, 17 का जब आप स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 289। अब आप इनको ऐड कीजिए, क्या आएगा आपका 289 ही आएगा। तो नॉर्मल सी बात है, ये कंडीशन तो आपकी राइट हो रही है। यहाँ पर पूछा था नहीं हो सकती, तो ये तो आपका सही है। उसके बाद आप 6, 8 और 10 को करके देखिए, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, इसी तरह 8 का स्क्वायर 64, और 10 का स्क्वायर क्या होता है आपका 100, आप ऐड कर दीजिए, ये भी आपका 100 आया, इस साइड 100 आई, तो यानी कि ये कंडीशन भी क्या है आपकी सही है। इसी तरीके से आप आगे देखिए, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 का स्क्वायर 25, और 6 का स्क्वायर क्या करेंगे 36, ये आपका कंडीशन फिट नहीं बैठी। इनका सम कीजिए आप, 4 5 11, 2 1 3 1 4 41 आया, देखिए तो ये कंडीशन आपकी नहीं बैठती। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी। आगे देख लेते हैं, 5, 12 और 13, तो 5 का स्क्वायर क्या है आपका 25, 12 का 144, और 13 का क्या होगा आपका 169, तो आप इनको ऐड कीजिए, एग्जैक्ट आपका सेम आएगा। तो ये भी आपका नहीं हो सकता, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका आंसर नंबर सी, यानी कि कौन सी भुजा नहीं है। देखिए एक तो आपका तरीका ये हो गया करने का, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल का इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए ना, तो आप ट्रिपलेट्स को याद रखिए। तो अब आप ये समझिए ट्रिपलेट होते क्या है। देखिए ट्रिपलेट क्या होते हैं ना, मैं इसको रब कर देता हूं ताकि हम आराम से लिख सकें। ट्रिपलेट के अंदर क्या होता है ना, ट्रिपलेट के अंदर ये जो आपकी कंडीशन है ना ये ऑलरेडी सेटिस्फाई होती है, ठीक है। जब आप उसको राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर रखेंगे ना, तो यानी कि किन्हीं दो भुजाओं का जो स्क्वायर का योग है ना वो तीसरी भुजाओं के स्क्वायर के हमेशा इक्वल होता है, उनको बोला जाता है ट्रिपलेट। अगर आपको ट्रिपलेट याद है ना, तो ये क्वेश्चन आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 सेकंड का ही है। अब आपको कौन कौन से याद रखने हैं, अगर आप याद रख सकते हैं ना तो आप ये याद रख लेना, ठीक है। एक तो है आपका 3, 4 और 5, अब इनमें इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा, ठीक है। एक और आप क्या याद रखना है आपको 5, 12, 13, आपको ये भी याद रखना है। इसके अलावा आप और क्या याद रख सकते हैं 7, 24, 25, ठीक है। और इसके अलावा क्या याद रख सकते हैं 8, 15 और साथ में 17। अब इन दोनों का जो सम है ना वो इसके सम के इक्वल ही होगा, याद रखना स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। इन दोनों का जब आप स्क्वायर करेंगे और उनको ऐड करेंगे ना तो इसके स्क्वायर के इक्वल ही आएगा, इनको बोला जाता है ट्रिपलेट। इस तरह से काफ़ी ट्रिपलेट होते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा ना तो इन्हीं में से आपसे पूछ लिया जाएगा, ये आप याद रखना। तो सिर्फ आप इतने इनको याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 15 से 30 तक 5 के गुणजों का योगफल प्लस में 24 और 40 का महत्तम समापवर्तक माइनस में सबसे छोटी अभाज्य संख्या
किसके बराबर है। तो देखिए आप जैसे जैसे आपको क्वेश्चन बोलता जाता है ना, सिर्फ और सिर्फ वैसे कीजिए आप। अब यहाँ पर क्या बोला है, 15 से 30 तक, यानी कि आपका 15 भी इंक्लूड है, 15 भी इंक्लूड है और आपका 30 भी इंक्लूड है। और के 5 के गुणज के बारे में बात हो रही है, यानी कि क्या हो गया, एक तो आपका 15 ही हो गया क्योंकि ये इंक्लूड है भाई, एक क्या होगा 20 होगा, एक क्या होगा 25 और एक क्या होगा आपका 30 होगा। इनका योगफल बोल रहा है और साथ में प्लस में क्या बोल रहा है, 24 और 40 का महत्तम समाप्त प्रत्यय, यानी कि आपके HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए अब नॉर्मल सी बात, आपको क्या निकालना पड़ेगा, 24 और 40 का महत्तम समाप्त प्रत्यय। अब इसको निकालने के दो तरीके हैं, एक तो ये है, आप क्या करोगे 24 के गुणनखंड कीजिए, क्या आएगा 12, क्या आएगा यहाँ पर 6, यहाँ पे क्या आएगा 3। तो यानी किस तरीके से लिख सकते हो इसको आप, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3, इस तरीके से लिख लिया आपने। अब आप 40 का निकालिए, जब आप 40 का निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, यहां पर क्या होगा आपका 20, उससे आगे क्या होगा आपका 10 और फिर आगे क्या होगा आपका 5, यानी कैसे लिख सकते हैं आप इसको 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 5। आप यहां तक समझ गए आप। अब HCF होता क्या है, जो सभी के अंदर कॉमन हो। तो नॉर्मल सी बात है, ये दोनों चीजें किस में आ रही हैं, दोनों में कॉमन आ रही हैं। तो क्या हो जाएगा आपका HCF, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 यानी कि 8। ठीक है, 8 क्या आ गया आपका HCF आ गया। इसको करने का एक तरीका और भी है, क्योंकि अगर बड़ी संख्याएं आ जाती है ना तो नॉर्मल सी बात है, आप उसका गुणनखंड करके इस तरीके से करेंगे ना तो बहुत ही ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तो एक तरीका और क्या है, किसका पूछा है 24 का और 40 का। अब आप 40 को क्या कीजिए 24 से डिवाइड कर दीजिए, कितने से जाएगा 24 से जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर आपका 16। अब 16 को तो आप एज इट इज रख लीजिए क्योंकि आगे नहीं जा रहा, लेकिन जो ये वाली संख्या है ना इसको आप अंदर ले आइए। अब आप इसको 24 से करेंगे, क्या जाएगा 16, यहाँ पे क्या बचेगा आपका 8। अब आप क्या करेंगे 16 को अंदर ले आइए और 8 दूनी आपका 16, यानी कि यहाँ पर आपका कंप्लीट चला गया। तो आपका HCF क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी कि जहाँ पर कंप्लीट डिवाइड होना बंद कर देना तो वहाँ पे आप रुक जाएंगे, और यहाँ पर जिससे आप डिवाइड करते हैं ना वो आपका HCF होगा। तो नॉर्मल सी बात है, आपका HCF क्या आ गया 8 आ गया। और आगे क्या बोल रहा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। मैंने कुछ दिन पहले जो प्रैक्टिस सेट करवाया था ना उसमें मैंने आपको अभाज्य संख्या के बारे में बताया था, और मैंने आपको बोला था एक है ना वो तो न तो भाज्य होती है और न ही अभाज्य होती है। तो एक के बाद क्या आता है आपका 2 आता है, नहीं 2 आता है, तो 2 आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी। तो माइनस में क्या बोला गया है आपका 2। बस अब आपको सिर्फ और सिर्फ ये सोल्व करना है, कर दीजिए आप सोल्व। इसको ऐड कीजिए, 15 और 20 क्या हो जाएंगे 35, 35 और 5 40, 20 60, 60 38 90, 90 प्लस में 8 98 और माइनस में 2 क्या आएगा 96। ये क्या जाएगा आपका आंसर। तो देखिए कहां पर है, यानी कि आंसर नंबर सी। ठीक है, आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, 6 प्लस 0.6 प्लस में 0.06 प्लस में 0.006 में कितना जोड़ा जाए कि संख्या 7 प्राप्त हो जाए। तो देखिए कैसे करेंगे आप, ऐड करना है भाई, सीधी सिंपल सी बात है। आप एज इट इज ऐड कीजिए जैसे मैं आपको बता रहा हूं। 6 लिखा आपने, उसके बाद क्या लिखेंगे आप 0.6। अब यहां पे पॉइंट लगा लेना, ठीक है। आगे कैसे लिखेंगे आप 0.06। हर किसी को आता होगा ये करना, ठीक है, फिर भी मैं आराम से डिटेल से बता रहा हूं आपको। 0.006 ऐड कर दीजिए आप 666.6। अब इसमें क्या जोड़ा जाए, मान लिया आपने x जोड़ दिया तो क्या प्राप्त होगा आपको 7 प्राप्त होगा। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है बस। 7 में से आप क्या कर देंगे माइनस 6.666 को, तो 6.666 माइनस कीजिए आप। 10 में से 6 गए, कितने बचेंगे आपके 4, क्योंकि यहाँ से आप एक असल ले लेंगे ना। तो 10 में से 6 गए 4, यहाँ पे 9 बचेंगे। तो 9 में से 6 गए कितने 3, फिर 9 में से 6 3 और प्लस में यहाँ पे क्या आएगा आपका 0, यानी कि 0.334 कहाँ पर है, यहाँ पर मिल गया आपका, यानी कि आंसर नंबर बी। ठीक है, यानी कि मैं आपको एकदम आसानी से सोल्व करके बता रहा हूँ कंप्लीट क्वेश्चन। तो इसलिए मैं बोलता हूँ इन क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इसके बाद हम एनसीईआरटी भी स्टार्ट करेंगे आपकी मैथमेटिक्स की। जैसे ही आपका सीटेट हो जाएगा ना उसके बाद हम कंप्लीटली एनसीईआरटी मैथमेटिक्स और कंप्लीटली साइंस एनसीईआरटी, सोशल साइंस, आपकी ईवीएस, हम हर सब्जेक्ट को करने वाले हैं। तो ये क्लासेस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी, इसलिए आप इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो और हम फ्यूचर में भी कनेक्ट रह सकें। ठीक है, आगे चलते हैं। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल कितना दे रखा है 60 दे रखा है। यदि अगली 2 सम संख्याएं भी उसमें जोड़ दी जाएं तो योगफल कितना होगा। अब देखिए आप समझिए, 5 क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है लगातार।
और यहाँ पर बात हो रही है सम संख्याओं के बारे में। आप देखिए, आप मुझे ये बताइए, मैंने यहाँ पर काउंटिंग लिख दी 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। तो एक तो नॉर्मल सी बात आपको पता है सम संख्या नहीं है, क्या है ये, विषम है। उसके बाद क्या आती है आपकी, 2 आती है, और 2 के बाद आपकी क्या आ रही है, 4, और 4 के बाद क्या आ रही है, 6, यानी कि क्रमागति आ रही है ना, इनकी लगातार सम संख्याएं आ रही है ना। बीच में वालों को मत देखना आप, यहाँ पे लगातार सम संख्याओं के बारे में बात हो रही है, तो लगातार ही तो है ना, 2 के बाद 4 आ रही है, 4 के बाद 6 आ रही है। अब मैंने क्या माना, 2 को मान लिया x। अब स्टार्टिंग में जो सम संख्या है ना आपकी वो x है, और उसके बाद क्या बोल रहा है, 5 क्रमागत। अब x अगर मैं 2 को मानता हूं तो 2 में कितने ऐड किए आपने, 2 ऐड किए, तब आपके जगह 4 हुआ, और 2 को मैंने क्या मानना है, x मानना है। यानी कि जब मैं x में क्या जोड़ता हूं, 2 जोड़ता हूं ना, तभी तो आप कहां पर पहुंचे, 4 के ऊपर पहुंचे ना, यही कहना चाह रहा है ना यहाँ पर। तो आपको 5 क्रमागत सम संख्याएं माननी है, ठीक है। तो पहली माननी आपने x, नेक्स्ट क्या होगी आपकी x+2 हो जाएगी, और उससे नेक्स्ट क्या होगी आपकी x+4, क्योंकि आप 4 पे पहुंच गए हैं, आपको 6 पे जाएंगे तो फिर क्या करेंगे आप, 2 ऐड करेंगे। तो x तो आपका एज इट इज है, 2 ये ऐड हो गया और 2 ये ऐड हो गया, यानी कि x+4। तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्या होगी आपकी x+6, और उसके बाद आपकी x+8, आपकी हो गई 5 लगातार सम संख्याएं। इस तरीके से माननी है आपको, और इक्वल टू किसके दे रखा है, 60 के बराबर योग दे रखा है। तो आप नॉर्मल सी बात है x की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू क्या आएगी, देखिए आप टोटल ऐड करेंगे तो 5x, प्लस में इनको ऐड कीजिए आप, 4 2 6, 6 12 और 8 20 इक्वल टू 60। यहां से क्या आएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 60 में से 20 जाएंगे 40, और डिवाइड में 5 से हो जाएगा, तो 5 8 40, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 8 आ गई। अब इनमें पुट कर दीजिए, यानी कि आपकी लगातार 5 सम संख्याएं कौन सी होंगी, 8 10, उसके बाद पहले आपकी 8 हो गई, उसके बाद 10 हो गई, और 8 4 12 हो जाएगी, और उसके बाद 8 6 14, और 8 8 16, ये हो जाएंगे आपकी सम संख्याएं। और उसके बाद क्या बोला जा रहा है, अगली 2 सम संख्याएं इसमें और जोड़ दी जाए ना, तो योगफल कितना होगा। तो यहां तक तो आप आ चुके, आगे 2 और बोल रहा है, यानी कि आप क्या जोड़ेंगे, 16 के बाद क्या आएगा आपका 18, और 18 के बाद क्या आएगा आपका 20, और जब आप इन सब को क्या करेंगे, ऐड करेंगे ना, तो आपका आंसर क्या आएगा, आंसर नंबर डी, यानी कि 98। आप करके देख सकते हैं, ठीक है। 10 8 18, 18 2 20, 10 30, 14 44, 44 और 6 50, और 10 60, 60 70 80 90 और 98, ठीक है। कितनी आ जाएंगे आपकी 98, ठीक है। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, स्केल, पेंसिल तथा रबड़ क्रम से 6 10 तथा 12 के पैकेटों में उपलब्ध हैं। यदि कोई दुकानदार तीनों वस्तुएं समान संख्या में खरीदना चाहता है तो उसे स्केल, पेंसिल तथा रबड़ के क्रम से न्यूनतम, इस पर कंसंट्रेट करना आप, कितने पैकेट खरीदने होंगे। न्यूनतम का मतलब हो गया आपका लिस्ट, ठीक है, और एलसीएम यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि हम क्या निकालेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे। यानी कि पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि हम टोटल कितने पैकेट खरीद रहे हैं, उसके बाद ही हम डिवाइड करके निकाल पाएंगे कौन से पैकेट, कितने तरह के पैकेट हैं, वो कौन कौन से होंगे, तभी निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा एलसीएम, ठीक है। तो किसका एलसीएम निकालेंगे हम, 6 10 और 12 का। निकालिए आप, मैंने आपको सिखा रखा है, 6 10 और 12 का जब आप एलसीएम निकालते हैं, कीजिए आप 2 3 6, 2 5 10, 2 6 12, 3 से कर दीजिए 5 और 2, 5 दूनी 10, 10 या 30, 30 दूनी 60, क्या जाएगा आपका एलसीएम 60, यानी कि टोटल आप 60 पैकेट खरीद देंगे। और आप 60 पैकेट आपने खरीद लिए, और अब आपको ये बताना है अब उसमें स्केल के कितने होंगे, पेंसिल के कितने होंगे और रबड़ के कितने होंगे, क्रम से बताना है आपको। तो नॉर्मल सी बात है, 60 हो गए आपके टोटल, इसमें से आपने स्केल के 6 बोला है यहाँ पर, अब इतने ही उपलब्ध हैं, तो आप 6 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 10 पैकेट आप किसके खरीद देंगे, पेंसिल के। उसके बाद है 10, तो आप 10 से डिवाइड कर दीजिए 60 को, कितने आएंगे 6, यानी कि 6 पैकेट आप किसके खरीद देंगे, पेंसिल के। और उसके बाद है रबड़, अब रबड़ में क्या करेंगे आप 60 को 12 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 12 के पैकेटों में उपलब्ध है, तो यानी कि 12 5 60, 5 पैकेट खरीदेंगे आप किसके, रबड़ के। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 10 6 और 5, कहाँ पर है देखिए आप, आंसर नंबर सी। आप समझ गए होंगे, मैं एकदम इजी तरीके से बता रहा हूं आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, शिवानी को एक परीक्षा में प्रथम आने पर उसकी माता ने 300 रुपए दिए, कितने रुपए दिए, 300 रुपए दिए। उसने उस धनराशि में से 1/4 अपने भाई को दे दी। 1/4 का मतलब क्या हो गया आपकी 1/4, ठीक है। तो देखिए 300 की 1/4 किसको दे दी, अपने भाई को दे दी। कितने 3, जब 1/4 आप निकालेंगे कितना आएगा 75 आएगा,
ठीक है, यानी कि 75 रुपये उसने अपने भाई को दे दिए। शेष धनराशि का 1/3 शेष धनराशि का बोल रहा है। आप इन पर ध्यान रखना, जैसे जैसे मैथमेटिक्स आपको बोलता है ना वैसे वैसे करते जाना। यहाँ पर बोला जा रहा है शेष धनराशि का, तो नॉर्मल सी बात है 300 में से 75 तो उसने दे दी, तो शेष कितनी बच गई उसके पास 225। अब यहाँ पर बोला जा रहा है 225 का 1/3 अपनी छोटी बहन को दे दिया, तो यानी कि 1/3 और निकालना है आपको। अभी आप निकालिए कितना आएगा, फिर से आपका क्या आया 75 आया। तो 75 उसने किसको दे दिए, अपनी बहन को दे दिए, और 75 किसको दे दिए थे, अपने भाई को दे दिए थे। लास्ट में बोल रहा है तथा शेष धनराशि अपने लिए रख ली। तो शिवानी ने कितनी धनराशि अपने लिए रखी आपको ये बताना है, यानी कि शेष बताना है। तो 75 दे दिए, 75 ये दे दिए, कितने दे दिए टोटल आपके 150 रुपये दे दिए। 300 में से 150 घटा दीजिए, आप कितने बचेगा आपके पास 150 यानी कि 150। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। एकदम इजी था, बच्चों वाला क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा कथन क्या है, सत्य है। देखिए सत्य है पूछा है, तो देखिए 3 समकोण, अब आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल समकोण, समकोण की वैल्यू कितनी होती है आपको अच्छे से पता है 90 डिग्री, है ना। तो अब देखिए 3 समकोण की वैल्यू दे रखी है, 3 को आप 90 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आती है 270। तो ये तो आपका क्या हो गया, गलत हो गया, सीधी सिंपल सी बात है। आगे देखिए 3 सही 1/2 समकोण, यानी कि 3 दूनी 6 और 1 7, यानी 7/2 को जब आप 90 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो क्या आएगा आपका, देखिए आप इसको आप करेंगे 45, अब 45 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 5 35, 7 चौका 28 और 3 31, यानी 315। हाँ ये आपका करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। आगे आप चेक करके देख सकते हैं 2 समकोण की वैल्यू क्या होगी 90 दूनी 180, लेकिन 190 दे रखी है, ये भी क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। 2 से 1/2 समकोण की वैल्यू क्या होगी आपकी, अगर आप इसको काउंट करते हैं तो क्या आएगी 225, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखी है 215, ये भी आपका गलत। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, आंसर नंबर बी, ठीक है। आगे चलते हैं। रेलगाड़ी पी स्टेशन ए से 6:40 बजे चलती है, यानी कि सुबह के 6:40 बजे चल रही है, और स्टेशन बी पर उसी दिन 21:30 यानी कि रात के 9:30 पर पहुंचती है। रेलगाड़ी क्यू स्टेशन ए से 19:10 बोल रहा है, 19:10 का मतलब हो गया शाम के 7:10 पर चलती है, और अगले दिन 10:50 यानी कि सुबह स्टेशन बी पर पहुंच जाती है। तो किस रेलगाड़ी ने अधिक समय और कितना अधिक समय लिया हमें यह बताना है, और किस में बताना है यह भी आपको याद रखना है। किस में पूछा है, आपसे पूछा है मिनटों के अंदर, तो यह भी आपको याद रखना है। तो देखिए आप, रेलगाड़ी पी है वो चली कहां से, स्टेशन ए से चली है, किस टाइम चली है 6:40 पर चली है भाई, और कहां पर पहुंच रही है स्टेशन बी पर पहुंच रही है, और किस समय रात के 21:30। तो अगर आप यहां पर टाइम को काउंट करते हैं तो आपका टाइम कितना आ जाएगा, नॉर्मल सी बात है, टोटल अगर आप इसको काउंट करेंगे ना तो कितने घंटे आए आपके 14 घंटे, और आपके कितने मिनट 50 मिनट। और जब आप इसको मिनट में काउंट करते हैं तो मिनट में काउंट करेंगे, कैसे करेंगे आप 14 को 60 से मल्टीप्लाई और प्लस में 50 मिनट और करेंगे आप, जब आप इसको ऐड करते हैं टोटल कितनी आएगी आपकी 890 मिनट। और इसी तरीके से जो क्याऊ रेलगाड़ी है उसकी निकाल लीजिए, अब कितने बजे ए स्टेशन से 19:10 पे, यानी कि रात के 7:10 पर चल रही है, और बी पर किस टाइम पहुंच रही है आपकी सुबह 10:50 पर। और जब आप इसको काउंट करते हैं तो टोटल कितना समय लेती है आपकी 15 आवर और 40 मिनट। और जब आप इसको मिनट में काउंट करेंगे तो 15 को आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में 40 मिनट आपके पास और गिवन है, तो टोटल कितनी आएगी आपके पास 800 नहीं 940, ठीक है 940 मिनट हो जाएंगे आपके पास टोटल। तो नॉर्मल सी बात, अब हमसे पूछा क्या था किस रेलगाड़ी ने अधिक समय लिया, तो ये तो आपको पता चल गया कि भाई क्याऊ जो रेलगाड़ी है ना इसने अधिक समय लिया है, और कितना अधिक समय लिया है 890 ये मिनट ये ले रही थी, इसने लिया है 940, यानी कितना अधिक लिया आपके 50 मिनट अधिक लिए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी, यानी क्याऊ ज्यादा समय तक चली और कितनी ज्यादा 50 मिनट ज्यादा समय लेकर, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी। आगे चलते हैं। अंकित 400 मीटर लंबाई के एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ता है, यानी कि 400 मीटर का एक गोला है, एक ट्रैक है आपके पास जिसके चारों तरफ जो अंकित है ना वो रेस लगाता है, ठीक है। वह इस पर प्रतिदिन 3 चक्कर लगाता है, यानी कि देखिए एक चक्कर की वैल्यू कितनी है आपकी 400, और प्रतिदिन 3 चक्कर लगा रहा है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि डेली वो 1200 मीटर रेस लगा रहा है, ठीक है। तो एक सप्ताह में वह ट्रैक पर कितनी दूरी तय करेगा, किलोमीटर में पूछिए, एकदम इजी क्वेश्चन है भाई। तो देखिए एक दिन में कितना लगा रहा है 1200 मीटर, हमसे 7 दिन में पूछिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 12 7 84, यानी कि 84 मीटर दौड़ेगा वो, कितना एक सप्ताह के अंदर। लेकिन निकालना किस में है, हमें किलोमीटर में क्या करेंगे
1000 से आप डिवाइड कर दो भाई, सीधी सिंपल सी बात है। 3 के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि 8.4 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा किलोमीटर में, ठीक है। यानी कि आंसर नंबर बी, ठीक है, एकदम इजी था। आगे चलते हैं। एक विद्यालय में समूह गीत प्रतियोगिता में प्रस्तुत सबसे अच्छा गाना चुनने के लिए 540 विद्यार्थियों ने मतदान किया। टोटल कितने विद्यार्थी? 540 विद्यार्थी। प्राप्त मतों के आधार पर इन समूह गीतों ए, बी, सी और डी को एक वृत्त आलेख के रूप में निरूपित किया गया है। किस रूप में? वृत्त आलेख। मैंने बताया ना आपको, वृत्त आलेख इस तरीके से होता है। और टोटल कोण आपको पता है कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो यहां पर इस तरीके से दर्शाया गया है एक वृत्त आलेख के रूप में, ठीक है। कैसे दर्शाया है? एक वृत्त आलेख के रूप में दर्शाया है। तो देखिए कैसे दर्शाया है। जैसे एक हो गया 120, तो सबसे ज्यादा वाला हमने 120 कर दिया। यहाँ पे क्या हो गया आपका 80 हो गया, ये क्या हो गया 70, और ये क्या हो गया आपका 90। अब यहाँ पर क्या बोला है? कितने विद्यार्थियों ने समूह गान बी के लिए मत किया था? और कल्पना कीजिए कि एक विद्यार्थी केवल एक समूह गीत के लिए ही मत देता है। तो यहां पर हमसे पूछा है समूह गान बी के लिए। तो देखिए बी कौन सा है? क्रम से लिखा है भाई यहां पर, यानी कि ए बी सी डी की तरफ। तो ए आपका 120 है, बी कितना है 80 डिग्री है। अब 80 डिग्री के बारे में पूछा है हमसे, तो कैसे निकालेंगे? 80 डिवाइडेड बाय, हमें टोटल पता होता है कितना होता है 360 डिग्री, और मल्टीप्लाई में विद्यार्थी टोटल कितने हैं 540। तो यहां से हमारे किसके विद्यार्थी आ जाएंगे? बी के विद्यार्थी आ जाएंगे भाई। निकालो आप, करो कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। उसके बाद आप क्या करेंगे? 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 2 से कट कर दीजिए, 2 चौक 8, तो 40 तिया 120। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न तालिका में 4 मित्रों के अंग्रेजी और गणित में प्राप्त अंक दर्शाए गए हैं। योगेश, जोसेफ, विनीता और देविका, और ये इनके नंबर दे रखे हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? सही है। हमसे सही है पूछा है। तो देखिए जोसेफ को अंग्रेजी में अधिकतम लेकिन गणित में न्यूनतम अंक मिले। अब देखिए जोसेफ को, जोसेफ आपका यहाँ पर है, अंग्रेजी में क्या बोल रहा है? इसको अधिकतम अंक मिले हैं भाई। देखिए 75, हाँ ये बात तो ठीक है आपकी, लेकिन गणित में न्यूनतम अंक, अब गणित में कहाँ पर है? ये है 68 जोसेफ के, लेकिन इससे भी कम भी तो है 64। तो ये तो आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि गणित वाली बात गलत हो गई, ठीक है। आगे देखिए, देविका को अंग्रेजी और गणित दोनों में मिलाकर अधिकतम अंक मिले हैं। अब नॉर्मल सी बात है, इस क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया? हमें सभी के ऐड करने पड़ेंगे। ये सारे आप ऐड करोगे और ऐड करने के बाद आप आंसर दोगे। लेकिन इससे पहले हम आगे के देख लेते हैं। विनीता को अंग्रेजी और गणित दोनों में अधिकतम अंक मिले हैं, मतलब सबसे ज्यादा मिले हैं। तो अंग्रेजी में देखिए विनीता को आप 69, गलत हो गया भाई, अधिकतम बोल रहा था ये यहाँ पर, तो इसको 69 मिले हैं। इससे ऊपर तो काफी बच्चे हैं, ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल। आगे देखिए, योगेश को अंग्रेजी और गणित दोनों में न्यूनतम अंक मिले हैं। अब योगेश का देखिए आप, योगेश यहाँ पर है, अंग्रेजी में कितने मिल रहे हैं 72, और ये बोल रहा था न्यूनतम, यानी कि दोनों में सबसे कम मिले हैं। ये तो गलत हो गया भाई, इससे कम 69 भी तो है ना, तो ये भी आपका नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका आंसर नंबर बी, यानी कि आपको कंप्लीट कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, आपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही निकाल दिया कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर बी। और अगर आप चाहें तो इसको कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं, यानी कि इन सबको ऐड करके, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। राघव निम्नलिखित वस्तुएं खरीदना चाहता है, मूल्य तथा वांछित मात्राएं नीचे दी गई हैं। यानी कि दूध है, उसका रेट क्या है 50 रुपए प्रति लीटर, और उसको खरीदना कितना है 1 लीटर। दही कितना है 80 रुपए प्रति किलोग्राम, खरीदना कितना है 250 ग्राम। और आम कितना है 60 रुपए प्रति किलोग्राम, और खरीदने कितने हैं 1.5 किलो। और केले 4 रुपए प्रत्येक, और खरीदने कितने हैं 1/2 दर्जन, यानी टोटल उसको 6 केले खरीदने हैं, ठीक है। और हमसे पूछा क्या गया है, यदि उसके पास 190 रुपए हैं तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन क्या है? सही है पूछा है भाई। तो देखिए आप फर्स्ट ऑप्शन को, उसके पास अपनी जरूरत का सामान खरीदने के लिए यथार्थ रूप से पूर्ण धनराशि है, ये पूछा गया है। तो देखिए आप, यानी कि हमें अब कंप्लीट कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। अब 50 रुपए प्रति लीटर है, तो 1 लीटर खरीदना था, तो 50 रुपए का हो गया आपका दूध, ठीक है। आगे देखिए, दही 80 रुपए प्रति किलोग्राम, और खरीदना कितना है 250 ग्राम। तो नॉर्मल सी बात है, 80 रुपए प्रति किलोग्राम और 250 ग्राम का मतलब क्या हो गया, 4 से डिवाइड कर देंगे हम उसको। 250 ग्राम जब आप 4 बार करेंगे तभी तो 1 किलोग्राम बनता है ना। तो 250 ग्राम की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 80 को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 20 रुपए क्या आ गई आपकी दही की वैल्यू आ गई। आगे देखिए, आम 60 रुपए प्रति किलोग्राम, और कितने खरीदने थे 1.5 किलो खरीदने हैं, 1.5 किलोग्राम खरीदने हैं। तो देखिए आप 60 रुपए तो ये हो गए, और आधा केजी की वैल्यू और क्या होगी 30 रुपए, यानी कि 90 रुपए आपके ये हो गई। और उसके बाद बोल रहा है केले
₹4 का प्रत्येक, और कितने खरीदने हैं 6, यानी कि 6 चौक 24 रुपए के आपके केले हो गए। काउंट कीजिए आप इनको, 4, उसके बाद 5 और 2 7, 9 7 16 और 2 18, यानी कि 184 रुपए। यानी कि उसका सामान कितने रुपए का आ गया, 184 रुपए का आ गया। लेकिन उसके पास रुपए कितने हैं, 190 रुपए हैं। अब आप ऑप्शन को पढ़िए फिर से। उसके पास अपनी जरूरत का सामान खरीदने के लिए यथार्थ रूप से पूर्ण धनराशि है। पूर्ण धनराशि की बात बोल रहा है, यानी कि वो ये बोल रहा है अगर 190 रुपए उसके पास है तो 190 रुपए का ही सामान आया है, लेकिन सामान एक्चुअल में आया है 184 रुपए का। ठीक है, तो यानी कि ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, आप गलत मत कर देना। यहां पर बोला है यथार्थ रूप से पूर्ण धनराशि है, यानी कि एग्जैक्ट उतनी ही है जितने का सामान आया है, लेकिन ये क्या हो गया, आपका गलत हो गया भाई। आगे देखिए, उसके पास 6 रुपए कम पड़ रहे हैं, ये गलत है भाई। उसके पास तो 6 रुपए ज्यादा है ना, 184 का सामान आया है, 190 रुपए उसके पास है, तो ये तो आपका नहीं हो सकता। आगे देखिए, उसके पास 4 रुपए शेष बचे हैं, ये भी क्या है, आपका गलत है भाई, क्योंकि 4 रुपए शेष थोड़े ना बचे हैं। कितने बचे हैं, 6 रुपए बचे हैं, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी। उसके पास पर्याप्त धनराशि है, यानी कि जितनी जरूरत है ना उतनी है भाई, उसके पास पर्याप्त धनराशि है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, आपकी सही होगी, जिससे वह अतिरिक्त 75 ग्राम दही भी खरीद सकता है। अगर आप निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं। देखिए हमने क्या निकाला था, 250 ग्राम की वैल्यू कितनी दे रखी थी हमें, 20 रुपए। यहां से हमने निकाली थी ना 80 रुपए प्रति किलोग्राम थी, 250 ग्राम की कितनी आई थी आपकी, 20 रुपए। 250 ग्राम की 20 हो गई, एक की क्या होगी 20 अपॉन में 250, और हमें निकालनी है 75 ग्राम की। 75 से क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई कर दो भाई, क्या होगा 25 से 75, 25 से जाएगा 10, 10 दूनी 20 और 3 दूनी 6, यानी कि 6 रुपए का क्या जाएगा, दहिया जाएगा, और 6 रुपए हमारे पास एक्स्ट्रा बचे हुए थे। तो यानी कि आपकी स्टेटमेंट क्या होगी, सी नंबर करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके 15 क्वेश्चंस थे। यही पैटर्न में, इसी पैटर्न में आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आप इन क्लासेस को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, इन कंसेप्ट को आप अच्छे से समझिएगा, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। अभी मैं आपको ईवीएस की जो मैराथन क्लास है वो भी दूंगा, ईवीएस की जो पेडागोजी है वो भी मुझे अपलोड करनी है। ठीक है, तो अभी आपकी काफ़ी क्लासेस आएंगी, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। ठीक है, तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था। थैंक यू।